नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। फिलहाल इसमें आपको डिटेल्स मिलेगा प्रैक्टिस सेट के लिए। इसके बाद आपकी क्लासें मिलेंगी और यह सभी जो भी बिहार में प्रमुख राजवंश हैं और उनका जो समय है, वहाँ के प्रमुख राजाओं का कार्य विस्तार क्या था, उनके बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो अभी तक जो पढ़ा है उसके आगे का टॉपिक आज सल्तनत काल में बिहार का है, तो इसके बारे में हम शुरू कर रहे हैं। तो दिल्ली के सुल्तान एवं बंगाल शासकों के बीच निरंतर होने वाले संघर्ष में बिहार लंबे समय तक युद्ध का अखाड़ा बना रहा है और इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने बिहार पर अभियान किया और उसने 1225 में बंगाल में बिहार पर अधिकार किया, परंतु यह अधिकार उसके उत्तराधिकारी के समय खत्म हो गया था। ठीक, आगे बात करें, तुगलक काल में बिहार पर सुल्तानों का वास्तविक नियंत्रण हुआ और 1324 से 25 में गयासुद्दीन तुगलक ने कर्नाट क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। फिरोज शाह तुगलक ने अपने बंगाल अभियान 1359 के समय बिहार आया था। पटना और गया से उसके अभिलेख प्राप्त हुए हैं। राजगीर के जैन मंदिर के अभिलेखों में उसके द्वारा अनुदान देने के प्रमाण मिले हैं। शायद मैंने कल पढ़ा दिया था, तो चलो फिर भी रिपीट हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। फिरोज शाह तुगलक भी अपने बंगाल अभियान 1359 के समय बिहार आया था। पटना और गया से ये यहाँ पढ़ाया है। और तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी, तो बिहार शरीफ थी और उस काल में बिहार शरीफ का नगर बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। ठीक, तुगलक काल में बिहार के प्रशासकों में सबसे महत्वपूर्ण नाम मलिक इब्राहिम का है, जो मलिक बयां कहलाते थे। इनका मकबरा जो है बिहार शरीफ में पहाड़ी पर बना हुआ है। 13वीं शताब्दी के मध्य में मिनहाज की रचना तबकाते नासरी में बिहार का नाम मिलता है इसमें। आगे बात करें, अफगान शासक जो बिहार में आए थे उनका प्रमुख क्या मैटर था, तो अफगान शासक में कौन था, सिकंदर लोदी था। ठीक, तो 1495-96 में दरिया खान नुहानी को बिहार में प्रशासक राज्यपाल इसने बनाया था और आगरा का संस्थापक यही था जो सिकंदर लोदी। ठीक, आगे बात करें, 1504 में इसने आगरा की स्थापना की और इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद दरिया खान नुहानी का पुत्र बहार खान नुहानी ने स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी और दूसरी ओर अफगान शासक महमूद लोदी बाबर से बचने के लिए बिहार आ गया और बाबर ने 1529 में घाघरा के युद्ध में बिहार के इन अफगानों को पराजित कर दिया और घाघरा के युद्ध के बाद बिहार में शेर शाह के नेतृत्व में पुनः अफगानों का उदय हुआ था। आगे बात करें शेर शाह सूरी का समय, तो शेर शाह सूरी जो है इसका जन्म 1486 में हुआ था। इसके पिता का नाम हसन खां था जो सासाराम के जागीरदार थे। ठीक, और शेर शाह के बचपन का नाम था फरीद खां और हसन खान नुहानी ने इसका नाम शेर खां रखा था क्योंकि इसने शेर को मार दिया था। तो बहार खान नुहानी ने, ठीक, इसका नाम शेर खां रखा था। और शेर खां ने नुहानियों के पतन के बाद बहार खां की विधवा दूदू बेगम से विवाह कर बिहार क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया और शेर खां ने 1534 में सूरजगढ़ की लड़ाई में बंगाल को पराजित कर उस पर अधिकार कर लिया। 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर उसने शेर खान की उपाधि धारण की। और आगे बात करें, 1540 में कन्नौज यानी बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर उसने दिल्ली में सूर्यवंश की स्थापना की थी। ये इसके जो सन है इसको याद रखना। ठीक, आगे बात करें, 1541 में शेर खान ने पटना का दुर्ग बनवाया तथा इस नगर को बिहार की राजधानी बनाया और इसका वर्णन अब्दुल हा के तारीख दाऊदी में मिलता है। और शेर शाह ने 1543 में रायसीन, 1544 में मारवाड़ विजय किया, 1545 में कालिंजर युद्ध, ये आपका बांदा में पड़ेगा, गोला फटने की वजह से घायल हो गया और उसी में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक, शेर शाह ने अपने जीवन काल में ही सासाराम में इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला पर आधारित मकबरा का निर्माण किया। कभी कभी एग्जाम में अगर मिल जाए आपको कि सासाराम में जो शेर शाह सूरी का मकबरा है वो किस स्थापत्य कला का नमूना है, तो आपको लिखना है इंडो और इस्लामिक कला का आधारित है मकबरा है। और शेर शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कौन था, तो इस्लाम शाह ने इसे बनवाया था। कृत्रिम झील के मध्य स्थित यह इमारत आकार में अष्टकोणीय है, कभी कभी इसका आकार भी पूछ लेते हैं, तो अष्टकोणीय है एवं लाल बलुआ पत्थर से इसका निर्माण हुआ है। ठीक, आगे बात करें, शेर शाह ने बिहार में रोहतास किला भी बनवाया है, इसको भी याद रखना। रोहतास किला किसने बनवाया, तो शेर शाह सूरी का है। और जीटी रोड का भी निर्माण इसी ने किया है, तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है। और
गजे सिकंदरी शायद इसने भूमि पैमाइश नापने के लिए एक सिस्टम शुरू किया था इसने। तो शेर शाह ने जब्ती प्रणाली चलाई जिसमें भूमि के माप के आधार पर लगान निर्धारण किया जाता था। बाद में इसे अकबर ने भी अपनाया था। शेर शाह का शासन सुव्यवस्थित शासन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। उसने संचार व्यवस्था, डाक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था में व्यापक सुधार किए और शेर शाह के बाद उसका पुत्र जो था जलाल खां इस्लाम शाह की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा। बाद में सूर्यवंश 3 भागों में बट गया। 1555 में मच्छीबार एवं सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित कर सूर्यवंश का अंत कर दिया था। ठीक, ये हुमायूं से हारने के बाद चला गया था। उसके बाद फिर 15 वर्ष में लौट के आया। तो अब इसने दोबारा से सत्ता अपनी ग्रहण की थी। आगे बात करें मुगल काल जो बिहार में था। तो शेर शाह की मृत्यु के बाद कुछ वर्षों तक सूर्यवंश की सत्ता बनी रही, लेकिन 1555-56 में मुगल राज की पुनः स्थापना हो गई थी क्योंकि हुमायूं आ गया था। और दिल्ली में मुगल राज की पुनः स्थापना के समय बिहार में ताज खां कारा रानी के नेतृत्व में एक अफगान राज्य गठन हुआ। ताज खां कारा रानी ने अकबर के प्रति सम्मान की नीति अपनाई, लेकिन उसके पुत्र दाऊद खां कारा रानी ने उसका विरोध किया। अकबर ने उसे दंडित करने के लिए स्वयं आक्रमण किया और 1576 में उसने पटना को जीत लिया और दाऊद खां को पटना छोड़कर भागना पड़ा। दाऊद खां जो है बिहार का अंतिम अफगान शासक था सिद्ध हुआ। आगे बात करें 1580 में बिहार को मुगलों द्वारा सूबा यानी प्रांत का दर्जा दिया गया। अकबर द्वारा मुनीम खां को बिहार का गवर्नर बनाया गया। तो याद रखना कि मुनीम खां को अकबर के द्वारा बिहार का गवर्नर बनाया गया था। ठीक, अकबर के समय राजा मान सिंह को बिहार का प्रांत पति 1587 से 1594 में बनाया गया और मान सिंह के समय मुगल साम्राज्य बिहार में काफ़ी मजबूत हो गया था। ठीक, अगला है मान सिंह के समय रोहतास को बिहार की राजधानी बनाया गया है और जहांगीर के समय छोटा नागपुर के क्षेत्र पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ और इस क्षेत्र में मुगलों को हीरा और सोना प्राप्त हुआ था। ठीक, यहाँ खाने थी कोयला की इससे। और जहांगीर ने 1621 में राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति बनाया और इसके बाद यह पद केवल राजकुमारों को ही दिया जाने लगा था। ठीक, आगे है औरंगजेब ने अपने प्रिय पौत्र राजकुमार अजीम को 1702 में बिहार का प्रांतपति सूबेदार नियुक्त किया। अजीम ने पटना का नाम अजीमाबाद कर उसका सौंदर्यीकरण कराया था और उत्तर मुगल काल के शासक फर्रुखसियार घृणित कायर के नाम से इसको जाना जाता है। 1713 में पटना में अपना औपचारिक राज्याभिषेक कराया। वह पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था, ये भी याद रखना। ठीक, और शाह आलम द्वितीय का भी विधिवत राज्याभिषेक 1761 में पटना में हुआ था। आगे बात करें औरंगजेब की मृत्यु जो है 1707 के बाद कमजोर होती सत्ता में बिहार बंगाल का भाग बन गया। मुर्शीद कुली खां 1727 तक बिहार, बंगाल, उड़ीसा का सूबेदार रहा और उसके बाद सरफराज खां नवाब बना। अलीवर्दी खां ने गिरिया के युद्ध 1740 में सरफराज खां को पराजित किया और बंगाल का नवाब बन गया। उसने जो है बंगाल सम्राट को 2 करोड़ रुपए देकर अपने पद को स्थायी बना दिया और 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु तक बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा क्षेत्र पर उसका प्रत्यक्ष नियंत्रण रहा है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही और कल हम आपको बताएंगे सिख धर्म से संबंधित जो भी प्रमुख प्रश्न हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है कि ये आज की डिटेल आपको अच्छे से समझ आई होगी और क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें, लाइक करें। बाय सभी को, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।